रात के 2 बज रहे थे। शहर के सबसे महंगे और आलीशान होटल का प्रेसिडेंशियल स्वीट एक ऐसे खौफनाक सन्नाटे में डूबा था जहां सांस लेने की आवाज़ भी किसी धमाके जैसी लग रही थी। स्वीट के बीचों बीच रखे भारी कांच के टेबल के एक तरफ शहर का सबसे खूंखार, बेरहम और शांत इंसान बैठा था। अगस्त्य रायजादा। अगस्त्य को शोर से सख्त नफरत थी। उसकी दुनिया में सिर्फ दो ही चीज़ें मायने रखती थी, परफेक्शन और खामोशी। आज रात वह एक बहुत ही खतरनाक और गुप्त इंटरनेशनल डील साइन कर रहा था। सामने एक रशियन माफिया बैठा था और टेबल पर 50 करोड़ के हीरे रखे थे। माहौल इतना तनावपूर्ण था कि स्वीट के बाहर खड़े बॉडीगार्ड्स के भी पसीने छूट रहे थे। तभी उस खौफनाक सन्नाटे को चीरते हुए स्वीट का बड़ा सा दरवाज़ा एक भयानक आवाज़ के साथ खुला। अगस्त्य की सर्द आंखें दरवाजे की तरफ घूमी। वहाँ नंदिनी खड़ी थी। वह इस होटल में एक नई और पार्ट टाइम ट्रेनी थी। उसके हाथों में एक बड़ी सी ट्रॉली थी जिस पर दुनिया की सबसे महंगी वाइन और कुछ स्नैक्स रखे थे। नंदिनी की दुनिया अगस्त्य से बिल्कुल अलग थी। वह चुलबुली, बेपरवाह और एक नंबर की लापरवाह लड़की थी जिसे चुप रहना बिल्कुल भी नहीं आता था। रूम सर्विस, नंदिनी ने एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा और ट्रॉली को अंदर धकेला। लेकिन इससे पहले कि कोई उसे बाहर जाने को कहता, नंदिनी की हील ट्रॉली के पहिए से फंस गई। उसका बैलेंस बिगड़ा और अगले ही सेकंड एक भयंकर तबाही मच गई। नंदिनी औंधे मुंह जमीन पर गिरी, ट्रॉली पलट गई और वह लाखों रुपए की लाल वाइन सीधा उस रशियन माफिया के महंगे सफ़ेद सूट और उस 50 करोड़ के हीरो पर जा गिरी। पूरे स्वीट में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। रशियन माफिया गुस्से से अपनी बंदूक निकालने ही वाला था कि अगस्त्य ने अपना हाथ हवा में उठाया। अगस्त्य का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसकी आंखों की वो खामोशी अब एक सुलगते हुए ज्वालामुखी में बदल चुकी थी। उसने आज तक किसी को अपनी मीटिंग में बिना इजाज़त सांस लेने तक नहीं दिया था और इस मामूली सी लड़की ने उसकी पूरी डील पर वाइन फेर दिया था। नंदिनी हड़बड़ाहट में ज़मीन से उठी। उसके बाल बिखरे हुए थे और कपड़ों पर वाइन के छींटे थे। किसी भी आम इंसान की इस खौफनाक मंजर को देखकर जान निकल जाती, लेकिन नंदिनी का मुंह एक अलार्म क्लॉक की तरह बजना शुरू हो गया। हे भगवान, हे भगवान, मुझे माफ़ कर दीजिए सर। नंदिनी ने अपनी साड़ी का पल्लू उठाया और उस खूंखार रशियन माफिया का कोट पोंछने लगी। मैंने तो कल ही उस खड़ूस मैनेजर से कहा था कि इस ट्रॉली का पहिया खराब है, लेकिन वो तो सुनता ही नहीं है। कहता है कि मैं कामचोर हूँ। आप ही बताइए, इसमें मेरी क्या गलती है? और ये वाइन, तौबा तौबा, इसमें से तो इतनी अजीब सी महक आ रही है जैसे किसी ने सड़े हुए अंगूरों से कड़वा करेला मिला दिया हो। आप लोग इतनी गंदी ड्रिंक कैसे पी लेते हैं? मेरे घर के पास जो गन्ने के रस वाला है वो इससे 100 गुना अच्छी चीज़ देता है। अगस्त्य के सिर की नसें फटने लगी। उसका खून खौल रहा था। वह अपनी कुर्सी से उठा और एक खूंखार जानवर की तरह नंदिनी की तरफ बढ़ा। चुप रहो। अगस्त्य की वो भारी और खौफनाक आवाज़ सुन स्वीट की दीवारों से टकराई। नंदिनी एक सेकंड के लिए डरी, लेकिन फिर से शुरू हो गई। सर, आप मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हैं? मैं तो बस मदद कर रही थी। और ये लाल पत्थर जो टेबल पर रखे हैं, ये तो बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं जैसे मेरी छोटी बहन मेले से खरीद कर लाती है। आप लोग इतने बड़े लोग होकर कांच के टुकड़े। अगस्त्य का दिमाग पूरी तरह से सुन पड़ गया। उसे लगा कि वह सच में इस लड़की का सिर दीवार पर दे मारेगा। उसने अपना फौलादी हाथ आगे बढ़ाया और नंदिनी की कलाई को इतनी जोर से जकड़ा कि नंदिनी की चीख निकल गई। अगस्त्य ने उसे एक ही झटके में अपनी ओर खींचा। नंदिनी का चेहरा अगस्त्य के उस खौफनाक और सख्त चेहरे के बिल्कुल करीब था। अगस्त्य की गर्म और भारी सांसें नंदिनी के माथे पर टकरा रही थी। अगर तुम्हारे इस चलते हुए मुंह से एक और शब्द निकला, अगस्त्य ने अपने दांत पीसते हुए इतनी खौफनाक आवाज़ में कहा कि नंदिनी के रोंगटे खड़े हो गए।
तो मैं तुम्हारी इस जवान को काट कर इसी टेबल पर रख दूंगा। समझ में आया? नंदिनी की आंखें डर से फैल गई। उसने झट से अपना दूसरा हाथ अपने मुंह पर रख लिया और तेजी से सिर हिलाया। अगस्त्य ने रशियन माफिया की तरफ देखा, जो गुस्से में वहां से जा चुका था। डील पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, करोड़ों का नुकसान हो चुका था, और ये सब इस एक बेवकूफ़ और बातूनी लड़की की वजह से हुआ था। अगस्त्य ने नंदिनी को जोर से धक्का दिया। नंदिनी लड़खड़ाते हुए पीछे हटी। सिक्योरिटी! अगस्त्य ने दहाड़ते हुए आवाज़ दी। दरवाजे के 4 खूंखार बॉडीगार्ड्स अंदर आए। सर, सर प्लीज़ मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए। नंदिनी फिर से गिड़गिड़ाने लगी और उसके आंसू बह निकले। मेरी माँ बीमार है, मेरा घर किराए का है। अगर मैं जेल गई तो सब बर्बाद हो जाएगा। मैं आपके पैसे चुका दूंगी, चाहे मुझे पूरी ज़िंदगी इस होटल में झाड़ू क्यों न लगानी पड़े। अगस्त्य ने अपनी सर्द आंखों में नंदिनी को देखा। पुलिस, जेल, ये तो बहुत आसान सज़ा थी। अगस्त्य रायज़ादा इतनी आसानी से किसी को नहीं छोड़ता था। इस लड़की ने उसे वो चिढ़ और वो सरदर्द दिया था जो उसने पूरी ज़िंदगी महसूस नहीं किया था। पुलिस के पास तुम नहीं जाओगी। अगस्त्य ने अपने कोट के बटन ठीक करते हुए एक बेहद बेरहम और शैतानी लहजे में कहा, तुमने मेरा 50 करोड़ का नुकसान किया है और आज से, इस पल से तुम मेरी गुलाम हो। नंदिनी के आंसू अचानक रुक गए। गुलाम? मतलब ये। अगस्त्य कदम बढ़ाते हुए नंदिनी के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया, कि आज से तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो। मेरे घर से लेकर मेरे ऑफिस तक मेरा हर काम तुम करोगी। तुम मेरी मर्जी के बिना सांस भी नहीं ले सकती, और अगर तुमने कोई गलती की या तुम्हारा ये मुंह बिना वजह खुला तो मैं तुम्हें वो सज़ा दूंगा कि तुम मौत की भीख मांगोगी। नंदिनी का दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। लेकिन सर, मुझे तो असिस्टेंट का कोई काम नहीं आता। मुझे तो कंप्यूटर भी ठीक से चलाना नहीं आता। मैं तो बस। चुप! अगस्त्य ने फिर से गुर्राते हुए कहा। उसने अपना माथा मसलते हुए अपने आदमियों की तरफ इशारा किया। इसे मेरी गाड़ी में डालो। मैं इसकी ये बकवास और बर्दाश्त नहीं कर सकता। बॉडीगार्ड्स आगे बढ़े, लेकिन नंदिनी ने अपने हाथ झटक दिए। मुझे हाथ मत लगाना, मैं खुद जा सकती हूँ। और सर, मैं आपको बता दूँ, मुझे कार में उल्टी आती है, तो अगर आपकी महंगी गाड़ी ख़राब हो गई तो मुझे मत सुनाना। अगस्त्य ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसका सिर सच में दर्द से फटने लगा था। उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी, इस आफत को अपने साथ ले जाने का फैसला करके। नंदिनी का बक करना जारी था, और अगस्त्य बस यही सोच रहा था कि वह कितने दिन तक इस लड़की का गला घोंटने से खुद को रोक पाएगा। दोनों की दुनिया अलग नहीं, बल्कि एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थी। एक सन्नाटे का बादशाह था और दूसरी एक कभी ना रुकने वाला तूफान। और अब ये तूफान अगस्त्य की उस परफेक्ट जिंदगी में भयंकर तबाही मचाने वाला था। अगली सुबह अगस्त्य रायज़ादा का विशाल और शाही मैंशन किसी कब्रिस्तान जैसा शांत था। इस मैंशन में काम करने वाले 20 नौकर बिना कोई आवाज़ किए इशारों में काम करते थे। अगस्त्य को सुबह की शांति में ज़रा सी भी खटपट बर्दाश्त नहीं थी। मैंशन के दूसरी तरफ अगस्त्य के खूंखार और वफादार राइट हैंड विक्रम ने उसके स्टडी रूम में कदम रखा। अगस्त्य अपनी ब्लैक लेदर की कुर्सी पर बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। बॉस, विक्रम ने बेहद अदब से कहा, उस लड़की नंदिनी का क्या करना है? उसे यहाँ लाना कोई समझदारी वाला फैसला नहीं था। वह एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ है। कल रात उस रशियन माफिया इवानोव ने हमारे 50 करोड़ के हीरे रोक लिए हैं। इवानोव के लोग उस लड़की को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उसने मीटिंग के दौरान इवानोव का चेहरा देख लिया था और हीरो की बात सुन ली थी। अगस्त्य ने लैपटॉप बंद किया और अपनी सर्द आंखें विक्रम पर टिका दी। इसलिए वह यहाँ है विक्रम। वह एक चलती फिरती मुसीबत है। अगर मैंने उसे कल रात बाहर छोड़ दिया होता तो या तो इवानोव के लोग उसे मार देते, या वह पुलिस के सामने हीरो के बारे में अपनी इस
कैंची जैसी जुबान से कुछ भी बक देती। मेरी डील दांव पर है। जब तक मुझे मेरे 50 करोड़ वापस नहीं मिल जाते, वह लड़की मेरी नज़रों के सामने रहेगी। मैं अपनी पाई पाई इस बेवकूफ़ से झाड़ू लगवा कर और इसे रुला रुला कर वसूल करूँगा। विक्रम सिर हिलाकर वहाँ से चला गया। अगस्त्य का फैसला तार्किक था। वह नंदिनी को कोई सज़ा नहीं दे रहा था, बल्कि अपनी सुरक्षा और अपने पैसों की गारंटी के लिए उसे यहाँ लाया था। ठीक उसी वक्त मैंशन के शानदार और मॉडर्न किचन में एक अलग ही तमाशा चल रहा था। नंदिनी, जिसे एक रात पहले ही ज़बरदस्ती यहाँ लाया गया था, अब किचन के सबसे बड़े शेफ के सिर पर सवार थी। अरे भैया, आप इस काले और कड़वे पानी को कॉफ़ी कहते हैं? नंदिनी ने शेफ के हाथ से एस्प्रेसो की मशीन हटाते हुए कहा। सुबह सुबह खाली पेट इतना कड़वा पानी पीने से इंसान का दिमाग तो खराब होगा ही ना। तभी तो तुम्हारे बॉस हमेशा इतना गुस्सा करते हैं, जैसे किसी ने उन्हें करेले का जूस पिला दिया हो। हटो, मैं बनाती हूँ असली चाय, अदरक और इलायची कूटकर। एक घूंट पीकर उनका सारा गुस्सा छूमंतर हो जाएगा। शेफ खौफ से काँप रहा था। मैडम जी, बॉस मुझे जान से मार देंगे। वो सुबह सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं। उनका तापमान। तुम टेंशन मत लो, अगर वो चिल्लाए तो मैं संभाल लूँगी, नंदिनी ने गैस चालू करते हुए कहा और ज़ोर ज़ोर से बर्तन खड़खड़ाने लगी। 10 मिनट बाद अगस्त्य अपने स्टडी रूम में एक बहुत ही ज़रूरी फाइल पढ़ रहा था। तभी दरवाज़ा बिना किसी दस्तक के धड़ाम से खुला। अगस्त्य के हाथ में पकड़ा हुआ पेन झटके से रुक गया। उसने आंखें उठाकर देखा। नंदिनी हाथों में एक ट्रे लिए अंदर आ रही थी। उसने मेंशन की यूनिफॉर्म के नाम पर एक ढीली सी सफ़ेद शर्ट और अपनी कल वाली जीन्स पहन रखी थी। उसके बाल एक अजीब से जूड़े से बंधे थे। गुड मॉर्निंग सर। नंदिनी की तेज और चहकती हुई आवाज़ उस शांत कमरे में किसी बम की तरह फटी। ये देखिए, मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। आपका ये घर तो एकदम भूतिया बंगला लगता है। बाहर इतने सारे नौकर हैं, लेकिन मजाल है किसी कोई एक शब्द भी बोल दे, ऐसे तो इंसान डिप्रेशन में चला जाएगा। आपको यहाँ भजन कीर्तन करवाना चाहिए, थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी आएगी। अगस्त्य का जबड़ा सख्त हो गया। उसके सिर की नसें तन गई। वह अपनी जगह से उठा और मेज पर दोनों हाथ टिकाकर अपनी खूंखार आंखों से नंदिनी को घूरने लगा। रूल नंबर 1। अगस्त्य की आवाज़ इतनी भारी और खौफनाक थी कि कमरे का तापमान गिर गया। तुम इस कमरे में बिना खटखटाए कदम नहीं रखोगी। रूल नंबर 2। मेरे सामने तुम सिर्फ तब बोलोगी जब मैं तुमसे कुछ पूछूंगा। और रूल नंबर 3। अगस्त्य की नज़र नंदिनी के हाथ में पकड़ी हुई ट्रे पर गई, जिसमें एक बड़े से कप में भूरे रंग का उबलता हुआ तरल पदार्थ था और उसमें ये अदरक की तेज महक आ रही थी। ये क्या है? अगस्त्य ने दांत पीसते हुए पूछा। ये मेरी स्पेशल अदरक और लौंग वाली मसाला चाय है। नंदिनी ने पूरी मासूमियत और उत्साह से ट्रे उसकी मेज पर रख दी। आप जो वो काला कड़वा पानी पीते हैं ना, उससे एसिडिटी होती है, तभी आप इतने चिड़चिड़े रहते हैं। आप ये पी कर देखिए, आपका दिमाग एकदम शांत हो जाएगा। और नंदिनी बोलते बोलते अपने हाथ हवा में चला रही थी। तभी उसका हाथ मेज पर रखे एक बहुत ही महंगे और एंटीक पैन स्टैंड से टकराया। पैन स्टैंड ज़मीन पर गिरा और कांच के टुकड़े टुकड़े हो गए। कमरे में एक भयानक सन्नाटा छा गया। नंदिनी की ज़बान अचानक रुक गई। उसने ज़मीन पर बिखरे कांच को देखा और फिर से अगस्त्य के चेहरे को। अगस्त्य की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। उसका सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। उसे सच में लग रहा था कि वह पास रखा हुआ भारी पेपरवेट उठाएगा और अपना खुद का सिर फोड़ लेगा, ताकि उसे इस लड़की की बकवास और ये तबाही और ना देखनी पड़े। सर, वो पेन स्टैंड शायद ठीक से रखा नहीं था। नंदिनी ने पीछे खिसकते हुए अपनी सफाई देनी शुरू की। और वैसे भी इसमें इतनी नुकीली चीज़ें थी, अगर आपको लग जाती तो। मैंने तो एक तरह से आपको बचाया है। चुप!
अगस्त्य ने पूरी ताकत से मेज पर मुक्का मारा। मुक्के की आवाज़ से चाय के कप में रखा चम्मच भी उछलकर बाहर गिर गया। नंदिनी डर के मारे अपनी जगह पर उछल गई और उसने झट से अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रख लिए। अगस्त्य मेज का चक्कर लगाकर नंदिनी के बिल्कुल सामने आ गया। उसकी लंबाई और उसका वो खूंखार रूप नंदिनी को अंदर तक डरा रहा था। अगस्त्य ने नंदिनी की बाह को बहुत ही रफ तरीके से पकड़ा और उसे दीवार की तरफ धकेल दिया। तुम एक पागल लड़की हो या कोई चलती फिरती आफत? अगस्त्य ने नंदिनी के चेहरे के बिल्कुल करीब झुककर एक वहसी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हारी वजह से मेरे 50 करोड़ दांव पर लगे हैं। इवानोव ने हत्यारे तुम्हें ढूंढ रहे हैं और तुम यहाँ मेरे घर में मेरी चाय बदल रही हो और मेरा सामान तोड़ रही हो। क्या हत्यारे? नंदिनी का रंग उड़ गया। सर, आपने तो कहा था कि मैं आपकी असिस्टेंट हूँ। आपने ये तो नहीं बताया था कि कोई मुझे मारने आ रहा है। हे भगवान, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। मुझे नहीं मरना। नंदिनी की आंखों से आंसू भर आए और वो फिर से रोने लगी। अगस्त्य ने अपना माथा पकड़ लिया। उसे एक खूंखार रशियन माफिया से निपटना आसान लग रहा था, लेकिन इस लड़की को चुप कराना दुनिया का सबसे मुश्किल काम था। अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो, अगस्त्य ने उसकी आंखों में घूरते हुए एक सख्त चेतावनी दी, तो मेरी नज़रों के सामने एक सेकंड के लिए भी दूर मत जाना। और सबसे अहम बात, अपना ये मुंह बंद रखना। अब ज़मीन से ये कांच साफ करो और मेरे लिए एक ब्लैक कॉफ़ी लेकर आओ, वरना मैं सच में तुम्हारा गला घोट दूंगा। अगस्त्य उसे दीवार के सहारे छोड़कर वापस अपनी कुर्सी की तरफ मुड़ गया। नंदिनी कांपते हुए ज़मीन पर बैठी और कांच के टुकड़े समेटने लगी, लेकिन उसकी आदत कहाँ सुधरने वाली थी। ठीक है सर, मैं साफ़ कर देती हूँ, नंदिनी ने बुदबुदाते हुए कहा, लेकिन आवाज़ इतनी थी कि अगस्त्य सुन सके। लेकिन मेरी चाय सच में बहुत अच्छी थी। आपने बिना पिए ही गुस्सा कर दिया। ये अमीर लोग भी ना कड़वी चीज़ें पीकर अपनी ज़िंदगी को भी कड़वा बना लेते हैं। अगस्त्य ने मेज पर रखी वो फाइल उठाई और उसे ज़ोर से दीवार पर दे मारा। नंदिनी की चीख निकल गई और वह तुरंत किचन की तरफ भाग खड़ी हुई। अगस्त्य अपनी कुर्सी पर धड़ाम से बैठा और अपनी बंद आंखों पर हाथ रख लिए। उसे अब ये समझ आ गया था कि इस लड़की को अपने घर में रखना उसकी सुरक्षा के लिए तो ज़रूरी था, लेकिन अगस्त्य के अपने दिमागी संतुलन के लिए ये फैसला सबसे बड़ा खतरनाक बन चुका था। अगस्त्य रायज़ादा की चमचमाती ब्लैक मैविक शहर की सड़कों को चीरती हुई रायज़ादा एम्पायर के 60 मंजिला हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ रही थी। कार के अंदर का माहौल किसी फ्रीज़र से भी ज़्यादा ठंडा था। अगस्त्य पिछली सीट पर बैठा अपने टैबलेट पर कुछ पढ़ रहा था और उसके बगल में नंदिनी सिकुड़ कर बैठी थी। सर, नंदिनी ने डरते डरते अपनी आवाज़ निकाली, ये आपकी गाड़ी का एसी कुछ ज़्यादा ही तेज़ नहीं है? मुझे लग रहा है जैसे मैं कश्मीर की वादियों में बिना स्वेटर के घूम रही हूँ। अगर मुझे निमोनिया हो गया तो मेरी माँ को कौन देखेगा? थोड़ा तापमान बढ़ा दीजिए ना, वरना मैं कुल्फ़ी बन जाऊँगी। अगस्त्य ने अपनी सर्द आंखें टैबलेट से हटाकर नंदिनी पर टिका दी। तुम्हारी ज़बान की गर्मी इस पूरी कार को पिघलाने के लिए काफ़ी है। चुपचाप बैठो और याद रखना, ऑफिस में तुम एक परछाई की तरह रहोगी। ना कोई आवाज़, ना कोई हरकत। ऑफिस पहुंचते ही जैसे ही अगस्त्य अपनी गाड़ी से बाहर निकला, पूरे स्टाफ की सांसें अटक गई। लेकिन आज उनके खूंखार बॉस के पीछे पीछे एक आम सी लड़की चल रही थी, जिसने एक ढीला ढाला कुर्ता और जींस पहनी हुई थी। वह हर चीज़ को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। बाप रे, इतना बड़ा ऑफिस, यहाँ तो इंसान खो जाए। नंदिनी बड़बड़ा रही थी और अगस्त्य के पीछे भागते हुए उसकी रफ्तार के कदम मिलाने की कोशिश कर रही थी। अगस्त्य के विशाल और आलीशान कैबिन में पहुंचते ही नंदिनी ने एक गहरी सांस ली। कैबिन इतना बड़ा था कि उसमें नंदिनी का पूरा मोहल्ला समा सकता था। वहाँ कोने में जो सोफ़ा था, वहाँ जाकर बैठ जाओ, अगस्त्य ने अपने बॉस चेयर पर बैठते हुए आदेश दिया, और इस कैबिन की किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाना। नंदिनी चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ गई,
लेकिन शांति कहाँ उसके नसीब में थी। 5 मिनट भी नहीं बीते थे कि कैबिन का दरवाज़ा खुला और एक बेहद हैंडसम, खुशमिजाज और स्टाइलिश लड़का अंदर आया। वह करण था, अगस्त्य से बिल्कुल उल्टा, हमेशा हंसने वाला, फ्लर्ट करने वाला और हर मुसीबत को मजाक में लेने वाला। गुड मॉर्निंग भाई, करण ने अपनी जैकेट सोफे पर फेंकते हुए कहा, और तभी उसकी नज़र सोफे के दूसरे कोने पर सिकुड़ कर बैठी नंदिनी पर पड़ी। करण की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने अगस्त्य को देखा और फिर नंदिनी को। उसके चेहरे पर एक बहुत ही शैतानी और बड़ी सी मुस्कान आ गई। अरे वाह भाई, ये नई आफत कहाँ से पकड़ ली तूने? करण चलते हुए नंदिनी से के बिल्कुल करीब आ गया और उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। हाय ब्यूटीफुल, मैं करण। वैसे आज तक मैंने खड़ूस भाई के कैबिन में किसी लड़की को इतनी सुबह बैठने का मौका नहीं मिला। तुम तो कोई वीआईपी लगती हो। नंदिनी को करण का ये मजाकिया अंदाज पसंद आया। उसने भी एक बड़ी सी मुस्कान के साथ हाथ मिलाया। मैं कोई वीआईपी नहीं हूँ भैया, मैं तो बस इनकी असिस्टेंट हूँ। वो क्या है ना, कल मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई थी, तो सर ने मुझे सज़ा देने के लिए यहाँ बैठा रखा है। वैसे आप बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल अपने भाई जैसे खड़ूस नहीं है। भैया, करण का मुंह बन गया और फिर वह ज़ोर से हंसने लगा। तुमने मुझे भैया बोल दिया, मेरा तो दिल ही टूट गया। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? अगस्त्य। जो अब तक अपनी फाइल पढ़ रहा था, उसके चेहरे पर एक अजीब सी लकीर खिंच गई। उसे करण का नंदिनी से इस तरह हंस हंस कर बात करना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसके सीने में एक अजीब सी चिढ़ पैदा होने लगी। करण, अगस्त्य की भारी आवाज़ कैबिन में गूंजी। तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या? और तुम? उसने नंदिनी को घूरते हुए कहा। मैंने तुम्हें परछाई बनने को कहा था, रेडियो बनने को नहीं। इससे पहले कि करण कुछ जवाब देता, दरवाज़ा फिर से खुला। इस बार जो अंदर आई, उसे देखकर नंदिनी का मुंह खुला का खुला रह गया। एक बेहद खूबसूरत, घमंडी और हाई क्लास लड़की। उसने एक लाल रंग की महंगी डिज़ाइनर ड्रेस पहनी थी और उसकी लाल चाल में ऐसा गुरूर था जैसे पूरी दुनिया उसके पैरों के नीचे हो। वह तान्या थी। तान्या सीधे अगस्त्य की मेज के पास गई और एक अदा से मेज पर झुक गई। गुड मॉर्निंग अगस्त्य, कल रात तुमने मेरी कॉल नहीं उठाई, मैं परेशान हो गई थी। मैं बिजी था तान्या, अगस्त्य ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया। तान्या की नज़र तभी नंदिनी पर पड़ी। तान्या का चेहरा ऐसे सिकुड़ गया जैसे उसने कोई कचरा देख लिया हो। अगस्त्य, ये डाउन मार्केट लड़की कौन है? इसे यहाँ किसने अंदर आने दिया? तान्या ने बेहद बदतमीजी से पूछा। देखो, इसके कपड़े ऐसा लग रहा है जैसे किसी सेल से उठा कर लाई है। तुम्हारी इस आलीशान कैबिन का पूरा स्टैंडर्ड खराब कर रही है। नंदिनी को यह बदतमीजी, बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। वह अपनी जगह से उठी। एक्सक्यूज़ मी मैडम, नंदिनी ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए एक करारा जवाब दिया। मेरा मार्केट तो बिल्कुल ठीक है। सेल से लिए हुए कपड़े कम से कम मेरे शरीर को ढक तो रहे हैं, लेकिन आपका ये मेकअप देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी पेंट की दुकान में ब्लास्ट हुआ हो और सारा पेंट आपके चेहरे पर गिर गया हो। और ये जो आपने लाल ड्रेस पहनी है ना, हमारे मोहल्ले में ऐसी ड्रेस पहनकर लोग सिर्फ गरबा खेलने जाते हैं, ऑफिस नहीं जाते। करण यह सुनते ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसने अपनी हंसी रोकने के लिए अपने मुंह पर हाथ रख लिया। तान्या का चेहरा गुस्से और बेइज्जती से लाल हो गया। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? अगस्त्य, तुम इस भिखारी लड़की को अभी के अभी बाहर निकालो। अगस्त्य की आंखें हैरानी से कुछ सेकंड के लिए नंदिनी पर टिकी रह गई। उसे तान्या का घमंड कभी पसंद नहीं था और जिस तरह से नंदिनी ने उसकी बोलती बंद कर दी, अगस्त्य को अंदर ही अंदर एक अजीब सा सुकून मिला, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। तान्या, तुम बाहर जाओ, मुझे कुछ काम है, अगस्त्य ने बेहद ठंडे लहजे में कहा। लेकिन अगस्त्य, तान्या ने पैर पटकते हुए कहा। मैंने कहा बाहर जाओ। अगस्त्य की वो खूंखार आवाज़ सुनकर तान्या और करण दोनों तुरंत वहाँ से खिसक गए। अब कैबिन में फिर से सिर्फ अगस्त्य और नंदिनी बचे थे। नंदिनी डरते हुए वापस सोफे पर बैठ गई। मुझे 1 घंटे के लिए बोर्ड रूम में जाना है, अगस्त्य ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। तुम
इस कैबिन से बाहर कदम नहीं रखोगी। अगर तुमने किसी भी चीज़ को हाथ लगाया तो मैं तुम्हें खिड़की से नीचे फेंक दूंगा। अगस्त्य वहाँ से चला गया। नंदिनी ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे पता नहीं था कि तबाही उसका इंतज़ार कर रही है। 10 मिनट बाद कैबिन का दरवाज़ा खुला और एक आदमी अंदर आया। उसने आईटी डिपार्टमेंट की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और उसके हाथ में एक टूल बॉक्स था। सिस्टम चेक करना है मैडम, उस आदमी ने अपनी टोपी नीचे करते हुए कहा। हाँ हाँ भैया, कर लीजिए। नंदिनी सोफे पर बैठे हुए मैगजीन पलटते हुए बोली। वैसे भी इस ऑफिस का वाईफाई बहुत स्लो है। मेरे फ़ोन में तो यूट्यूब का वीडियो भी अटक अटक कर चल रहा है। वो आदमी अगस्त्य की मेज पर के पास गया। उसका मकसद वाईफाई ठीक करना नहीं था। वह इवानोव का भेजा हुआ एक खतरनाक जासूस और शूटर था। उसे पता था कि अगस्त्य के कंप्यूटर में उन हीरो का असली ट्रैकर मौजूद है। उसे वो डाटा चुराना था और अगर कोई गवाह बचे तो उसे मारना था। जासूस ने अपनी जेब से एक पेन ड्राइव निकाली और उसे अगस्त्य के लैपटॉप में लगाने लगा। नंदिनी अपनी जगह से उठी और उसे प्यास लगने लगी। वह मेज के पास रखे वाटर डिस्पेंसर की तरफ बढ़ी। भैया, आप तार ठीक से लगाना। पिछली बार मेरे घर के टीवी वाले ने। नंदिनी बोलते हुए आगे बढ़ रही थी कि अचानक उसका पैर फ्लोर पर पीछे हुए एक मोटे कालीन के कोने में फंसा। अरे बाप रे! नंदिनी का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ गया। वह जासूस जो अपना काम कर रहा था, उसने पीछे मुड़कर देखा। उसका हाथ अपनी साइलेंस लगी पिस्तौल की तरफ गया ताकि वह नंदिनी को वहीं ख़त्म कर दे। लेकिन नंदिनी हवा में गोटे खाते हुए सीधे उस जासूस के ऊपर जा गिरी। जासूस कुछ समझ पाता उससे पहले ही नंदिनी का सिर जासूस की छाती पर जोर से लगा। जासूस पीछे की तरफ लड़खड़ाया और उसका सिर अगस्त्य की भारी कांच की मेज के कोने से इतनी भयंकर तरीके से टकराया कि एक जोरदार आवाज़ हुई। जासूस की आंखें पलट गई और वह बिना कोई आवाज़ किए वहीं ज़मीन पर धड़ाम से गिरकर बेहोश हो गया। उसकी जैकेट से वो खूंखार पिस्तौल फिसलकर बाहर आ गई। नंदिनी ज़मीन पर गिरी हुई थी। वह घबरा कर उठी और उसने उस बेहोश आदमी और उसके पास पड़ी बंदूक को देखा। हे भगवान, ये तो मर गया। मैंने किसी का कत्ल कर दिया, नंदिनी चीखने लगी। ठीक उसी वक्त अगस्त्य और विक्रम तेज कदमों से कैबिन में दाखिल हुए। उन्हें किसी सिक्योरिटी गार्ड ने बताया था कि कोई अनजान आदमी आईटी का नाम लेकर कैबिन में घुस गया है। अगस्त्य ने दरवाज़ा खोला तो सामने का नज़ारा देखकर उसके कदम वहीं जम गए। ज़मीन पर इवानोव का सबसे खतरनाक शूटर बेहोश पड़ा था। उसके पास पिस्तौल थी और उसका सिर जो सूज कर लाल हो चुका था। और उन सब के बीच नंदिनी अपने सिर को पकड़े रो रही थी। सर, मुझे जेल मत भेजना। नंदिनी अगस्त्य को देखते ही रोने लगी। मैंने इन्हें नहीं मारा, मुझे लगता है इन्हें कमज़ोरी थी, अचानक से चक्कर खाकर गिर गए। मैंने तो बस पानी पीने की कोशिश की थी। विक्रम ने आगे बढ़कर उस जासूस की नज़र चेक की और पिस्तौल उठा ली। बॉस, ये इवानोव का आदमी है। इसके पास गन थी। ये आपको या इस लड़की को मारने आया था। लेकिन विक्रम ने अचरज से नंदिनी को देखा। इस लड़की ने इसे नॉकआउट कर दिया। अगस्त्य ने अपनी गहरी सांस छोड़ी। उसके उस बेहोश खूंखार शूटर को देखा और फिर उस बेवकूफ़ रोती हुई लड़की को, जिसने अपनी बेवकूफ़ी और अनाड़ीपन से एक बहुत बड़े खतरे और पलक झपकते ही चकनाचूर कर दिया था। अगस्त्य ने अपना सिर पकड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़की को अपना सबसे बड़ा सिरदर्द माने या अपनी किस्मत का सबसे अजीब और चमत्कारी तावीज़। विक्रम, इस कचरे को यहाँ से हटाओ, अगस्त्य ने थकी हुई आवाज़ में कहा और नंदिनी की तरफ देखकर बुदबुदाया। तुम सच में एक ऐसी आफत हो जिसे दुनिया की कोई गोली नहीं मार सकती। नंदिनी ने अपने आंसू पोंछे। मतलब मुझे पुलिस नहीं पकड़ेगी? थैंक यू सर। वैसे इस आदमी को होश आए तो इसे ग्लूकोज पिला देना, बहुत कमज़ोर था बेचारा। अगस्त्य ने बस अपनी आंखें बंद कर ली। इस आफत के साथ उसकी ज़िंदगी अब कभी भी शांत नहीं रहने वाली थी।